नमस्ते दोस्तों, मैं चंचल। आज हम आईटीपीएस के बारे में बात करने जा रहे हैं। आईटीपीएस इंडियन ऑयल की पीओएस मशीन होती है जिससे सभी प्रकार का पेमेंट और लॉयल्टी पॉइंट का हमारे इंडियन ऑयल के रिटेल आउटलेट पर एक्सेप्टेंस और रिडेम्पशन किया जाता है। हालांकि आज का जो हमारा डिस्कशन है ये आईटीपीएस से रिलेटेड है, लेकिन अगर कोई भी व्यापारी हैं जो अपनी किसी भी पीओएस मशीन में थोड़ी सी तकलीफ पा रहे हैं, जो ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो मेरे ख्याल से ये उनको भी ये वीडियो जो है मदद करेगा। पिछले कुछ दिनों में मेरी डीलरों से बातचीत हो रही थी, हमने 2-3 डीलर मीट की थी। उस डीलर मीट में कई डीलरों के द्वारा बहुत सारी समस्याएं हमें बताई गई। जैसे आईटीपीएस की मशीन के साथ सबसे बड़ी समस्या लोग बताते हैं कि वो थोड़ी स्लो चलती है, वो ट्रांजैक्शन फेच करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कभी कभी क्यूआर कोड जनरेट नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसके चलते समय पर कस्टमर से पेमेंट लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है और कस्टमर को वेट करना पड़ जाता है। तो दोस्तों, आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आईटीपीएस की आपकी जो मशीन है वो सही तरीके से किस तरीके से हम काम करने दें और किस तरीके से हम उसको मैक्सिमम स्पीड में जल्दी से जल्दी उसका रिस्पॉन्स ले सकें, ताकि जितने भी हमारे कस्टमर आ रहे हैं तेल भरवाने के लिए इंडियन ऑयल के रिटेल आउटलेट पे, वो इस मशीन से पेमेंट कर सकें और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके एक्स्ट्रा रिवॉर्ड या एक्स्ट्रा पावर के जो भी बेनिफिट्स हैं वो उठा पाएं। तो दोस्तों, चलते हैं आईटीपीएस मशीन की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी पीओएस मशीन जो काम करती है वो कैसे करती है। पैसा लेने का जो ट्रांजैक्शन आपके पंप पर किसी भी पीओएस मशीन, चाहे वो आईटीपीएस हो चाहे वो किसी बैंक की पीओएस मशीन हो, उससे जब हम करते हैं, ये सारा का सारा जो काम होता है ये कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू चलता है। और किसी भी कम्युनिकेशन में इंटरनेट के थ्रू या किसी वायरलेस ट्रांसमिशन के थ्रू या इवन किसी वायर के थ्रू जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो कम्युनिकेशन का चैनल जो है वो पूरा होने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है सिग्नल और दूसरा होता है फीडबैक। यानी आपकी जो मशीन है वो एक सिग्नल भेजती है और उसका सर्वर जो है उस सिग्नल के ऊपर कोई फीडबैक देता है। तो जो पीओएस मशीन होती है, आपके यहाँ ग्राहक आए, उन्होंने तेल भरवाया, तेल भरवाने के बाद आपने पेमेंट के लिए उनसे क्रेडिट कार्ड लिया या आपने उनका डेबिट कार्ड लिया या आपने स्कैन किया। तो जब आप क्रेडिट कार्ड को मशीन में डालते हैं, तो मशीन क्रेडिट कार्ड से आइडेंटिफिकेशन डाटा लेती है और फिर आप जो अमाउंट डालते हैं वो अमाउंट का डाटा लेती है। फिर आप जो उसका ग्राहक को बोलते हैं पिन डालने के लिए, तो पिन का डाटा लेती है और ये एक डाटा जो है ये सिग्नल बैंक के सर्वर के पास जाता है और बैंक के सर्वर से इसको वेरीफाई किया जाता है कि ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये उस ग्राहक का है या नहीं है, ये पिन है वो सही है या नहीं है, और सिमिलरली उसने जो पेमेंट की है उतनी उसके पास बैलेंस या उसकी क्रेडिट वैल्यू उतनी है या नहीं है। और सब कुछ ठीक होने पर बैंक का सर्वर जो है वापस पीओएस मशीन को ये फीडबैक भेजता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है और पैसा डिडक्ट कर लिया गया। अकॉर्डिंगली आपकी मशीन डिस्प्ले करती है पेमेंट रिसीप्ट। तो अगर आप देखें तो बैंक के पीओएस मशीन में जो काम होता है उसमें सिग्नल सिर्फ इतने होते हैं कि आप अमाउंट डालते हैं, ग्राहक का जो भी आइडेंटिफिकेशन होता है, चाहे उसके कार्ड से हो या जैसे भी हो, वो होता है और उसके पिन के साथ सिग्नल जाता है और बैंक का सर्वर सिर्फ ये फीडबैक आपके पास भेजता है कि हाँ, ये सब कुछ ठीक है और ये पेमेंट जो है रिसीव कर ली गई। ऑन द अदर हैंड, जब हम आईटीपीएस की बात करते हैं तो आप ये सोचिए कि ये सिग्नल और फीडबैक के कितने लूप यहाँ हमारे यहाँ काम करते हैं। जब आप आईटीपीएस की मशीन पहली बार चालू करते हैं तो आपके जो भी कस्टमर अटेंडेंट हैं वो उस मशीन पे लॉग इन करते हैं। दैट मीन्स अपना मोबाइल नंबर, यूज़र आईडी डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं। पहली कम्युनिकेशन जो मशीन और सर्वर के बीच में होती है वो होती है आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड। ये आईटीपीएस के सर्वर पे जाता है। सर्वर ये वेरीफाई करता है कि हाँ, जो यूज़र है वो सही है या नहीं, उसका आईडी और पासवर्ड सही है या नहीं। अगर वो सही है तो मशीन को फीडबैक देता है कि हाँ, यू कैन लॉग इन, और मशीन आपकी लॉग इन कर जाती है। नेक्स्ट, आप जो ग्राहक को तेल दे रहे हैं, आप उस नोजल से लास्ट तेल कितना गया इसकी क्वांटिटी लेना चाहते हैं। तो अगेन आईटीपीएस मशीन में जब आप सेलेक्ट नोजल करते हैं तो आईटीपीएस की मशीन जो है वो सर्वर के पास ये इन्फॉर्मेशन भेजती है कि इस रिटेल आउटलेट पर नोजल नंबर से 8 नंबर नोजल से तेल भरा गया। तो 8 नंबर नोजल से लास्ट 5 ट्रांजैक्शन क्या है। ये डाटा आईटीपीएस के सर्वर को हमारे ऑटोमेशन सर्वर से मिलता है और हमारे ऑटोमेशन सर्वर को आपकी डीयू से कनेक्टेड एफसीसी से मिलता है। और ये जो कनेक्शन आपकी डीयू से एफसीसी, एफसीसी से ऑटोमेशन सर्वर और ऑटोमेशन सर्वर से आईटीपीएस के सर्वर का जो सिंक होता है, ये रियल टाइम पे होता है। यानी हमारे हिंदुस्तान के जितने भी इंडियन ऑयल के रिटेल आउटलेट हैं, हर मशीन से जितना भी तेल हर सेकेंड में दिया जा रहा है वो सारा का सारा ऑटोमेशन के सर्वर पे इमीडिएटली जाता है और इमीडिएटली वहाँ से हमारे आईटीपीएस के सर्वर पे जाता है। तो जब आपकी मशीन ने ये पूछा कि 8 नंबर नोजल से कितना अमाउंट का तेल दिया गया है, तो आईटीपीएस का सर्वर
एक सिग्नल भेजता है आपके ऑटोमेशन सर्वर को और वहाँ से एक डाटा उनके पास आता है और उस डाटा को फेच करके वापस मशीन के पास फीडबैक भेजता है। वो मशीन के पास लास्ट 5 ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं। अब जब 5 ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं तब आपके पास वो मशीन में डिस्प्ले करता है कि पिछला जो ट्रांजैक्शन है ये कितने रुपए का है। और उसके बाद फिर हम मशीन में जब हम आगे बढ़ते हैं फिर हमसे जो है कस्टमर का मोबाइल नंबर पूछा जाता है, जो हम एंटर करते हैं। फिर पे करने का तरीका पूछा जाता है। तो जब आप कस्टमर का मोबाइल नंबर डालते हैं तो फिर ये सिग्नल मशीन ITPS के सर्वर पर भेजती है। ये सर्वर फिर हमारे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के डाटाबेस से या हमारे रजिस्टर्ड कस्टमर के डाटाबेस से उसके बारे में जानकारी वापस ITPS मशीन पर भेजता है। ये डिस्प्ले होती है। फिर आप सेलेक्ट करते हैं कि किस मोड से आपको पेमेंट लेना है। मान लीजिए हम कार्ड मोड से पेमेंट ले रहे हैं, तो कार्ड मोड से पेमेंट जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं आप कार्ड को पंच करते हैं। कार्ड को पंच करने के साथ मशीन किसी भी POS मशीन की तरह उस कार्ड का जो आइडेंटिफिकेशन डाटा है उसको रीड करती है। उस कार्ड के आइडेंटिफिकेशन डाटा को रीड करने के बाद कस्टमर जो है पिन डालता है, वो पिन को रिकॉर्ड करती है और एक सिग्नल फिर वापस ITPS सर्वर के पास भेजती है कि इस कस्टमर ने से 500 रुपये का जो तेल भरवाया था उसकी पेमेंट करने के लिए इस कार्ड से इस पिन के साथ पेमेंट की। ये डाटा जैसे ही हमारी ITPS सर्वर को मिलता है, ITPS सर्वर संबंधित बैंक के सर्वर को ये डाटा भेजता है, चाहे वो वीसा हो, मास्टर कार्ड हो, जो भी बैंक हो, स्टेट बैंक हो, HDFC बैंक हो, उसके सर्वर को ये मैसेज भेजता है कि हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए ये कार्ड है, जो उसका आइडेंटिफिकेशन है, ये पिन है, ये सही है या नहीं। और बैंक का सर्वर ITPS सर्वर को ये मैसेज भेजता है कि हाँ ये सही है, तो ट्रांजैक्शन जो है आपका ऑथेंटिकेट होता है। ITPS सर्वर के पास जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आती है कि ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेट हुआ, वहाँ से फीडबैक जो है आपकी ITPS की मशीन में आता है और आपकी ITPS की मशीन पे आपका सेल्स ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारी मशीन को काम करने के लिए कितने सारे सिग्नल और कितने सारे फीडबैक लूप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार हम ये देखते हैं कि हमारी जो नॉर्मल कंप्लेन है कि हम ITPS में जब भी काम करते हैं तो ITPS मशीन स्लो हो जाती है, वो ट्रांजैक्शन फेच नहीं कर पा रही है, या कभी कभी ट्रांजैक्शन हम जो कर रहे हैं बैंक के कार्ड का जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो फेल हो जा रहा है, या इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इसका कारण क्या होता है? अभी जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। अगर मैं कुछ बोलूँ और बोलते बोलते मैं बंद हो जाऊँ या मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो सुनाई नहीं दे, तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं कि आपने क्या कहा। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं मशीन और सर्वर के बीच में, तो मशीन ने एक सिग्नल भेजा कि मुझे पिछले इस नोजल के पिछले 5 ट्रांजैक्शन का डाटा चाहिए। ये सिग्नल मशीन ने भेजा तो मशीन की समझ में यही आया कि ये सिग्नल सर्वर पे चला गया है। लेकिन अगर रास्ते में ये सिग्नल कहीं टूट जाए तो इसका मतलब ये है कि सर्वर के पास वो सिग्नल आया ही नहीं, तो सर्वर वापस ITPS की मशीन को फीडबैक देगा ही नहीं। सिमिलरली मशीन ने जो भी सिग्नल भेजा ITPS की मशीन ने, उसका जो फीडबैक सिग्नल दिया, वो सिग्नल वापस जो है आने पर ITPS का सर्वर यही समझता है कि वो सिग्नल मशीन पे पहुंच गया, लेकिन रास्ते में अगर कहीं भी सिग्नल ब्रेक हो गया तो ITPS की मशीन पे पहुंचेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये जितने भी आपके सिग्नल और फीडबैक के लूप हैं ये सही तरीके से हो जाएं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो मशीन है उसकी प्रॉपर कनेक्टिविटी बनी हुई रहनी चाहिए। तो कनेक्टिविटी इस मशीन को हम कैसे देते हैं? तो इस मशीन में 2 तरीके हैं कनेक्टिविटी देने के। पहला तरीका होता है कि आपकी मशीन जो है वो आपके पंप पर उपलब्ध वाईफाई से कनेक्टेड रहे और उस वाईफाई के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र हो। दूसरा तरीका ये होता है कि इस मशीन के अंदर एक इनबिल्ट सिम भी आपको प्रोवाइड किया जाता है जो कि सेलुलर नेटवर्क पर डाटा ट्रांसफ़र करता है। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ज़्यादातर समय अपनी मशीन में ये मान के चलते हैं कि उसमें चूंकि सिम लगा हुआ है वो डाटा ट्रांसफ़र आसानी से कर सकता है, तो हम उसे प्राइमरली उस सिम के ऊपर ही डाटा ट्रांसफ़र करने पर छोड़ देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मोबाइल का नेटवर्क बहुत स्टेबल आपको नहीं मिलता है, कहीं कहीं ज़्यादा रहता है, कहीं कहीं कम रहता है। और मोबाइल का नेटवर्क जो है, टावर आप देखते रहेंगे अपने मोबाइल में भी, कभी घटती है कभी बढ़ती है। तो ये पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान अगर कहीं पे भी डाटा छूट गया, कहीं पे भी डाटा प्रॉपर सिंक नहीं हुआ, तो उस हालत में आपकी मशीन में जो भी ट्रांजैक्शन है वो फेल कर जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मशीन की प्रॉपर कनेक्टिविटी बनाए रखें। अपने मशीन की कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए मैंने 5 चीज़ें जो हैं डिवाइस आउट की हैं अपने एक्सपीरियंस से, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपकी मशीन की कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि आपके पंप पर ITPS की मशीन को चलाने के लिए ही डेडिकेटेड ब्रॉडबैंड वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। डेडिकेटेड ब्रॉडबैंड वाईफाई कनेक्शन का मतलब ये है कि जो भी आप वाईफाई लगा रहे हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन को वाईफाई पे अपने पंप पे दे रहे हैं, वो कनेक्शन पे आपकी सिर्फ और सिर्फ ITPS की मशीन आनी चाहिए।
और इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके अपने मोबाइल पे हॉटस्पॉट होता है, आप अपने मोबाइल पे हॉटस्पॉट क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कंप्यूटर, टैबलेट, दूसरे आपके जो मोबाइल इक्विपमेंट्स हैं उनको कनेक्ट करके इंटरनेट देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके मोबाइल पे एक समय में ज़्यादा से ज़्यादा कितने कनेक्शंस आ सकते हैं? नॉर्मली एक मोबाइल के हॉटस्पॉट पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह आपके पंप पे भी जो राउटर लगा हुआ है उसमें भी नंबर 1 एक नंबर ऑफ मैक्सिमम कनेक्टेड जो डिवाइसेस हैं उसकी एक लिमिट होती है। दूसरा, हर वो डिवाइस जो आपके वाईफाई पे कनेक्ट होता है वो बैंडविड्थ खाता है। दैट मीन्स कि अगर आपने अपने यहाँ वाईफाई के ऊपर ही आपने सीसीटीवी भी लगा रखा है तो सीसीटीवी का जो ब्रॉडकास्ट चल रहा है इसमें बैंडविड्थ खाता है, और जितनी आपकी कनेक्शन की स्पीड है उसमें से कुछ स्पीड इस ब्रॉडकास्ट को और बाकी चीज़ों को, जैसे आप अपने मोबाइल को भी अगर उसी पे चला रहे हैं, आप ऑटोमेशन भी उसी पे चला रहे हैं, तो हर वो इक्विपमेंट जो आप चला रहे हैं वो आपके वाईफाई की स्पीड की थोड़ी सी कनेक्टिविटी देता है। तो जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ कनेक्टेड रहेंगी तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ITPS मशीन है उसको जो कनेक्शन मिलेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, बहुत स्टेबल नहीं रहेगा। तो इस वजह से कनेक्शन लूज होने के चांसेस हैं। इसलिए पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि हमारे पंप पर ITPS मशीन के लिए ब्रॉडबैंड वाईफाई कनेक्टिविटी डेडिकेटेड रूप से होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो वाईफाई का आपने कनेक्शन ले रखा है वो कनेक्शन हाई स्पीड होना चाहिए। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि नॉर्मली अगर आपके पंप पर 300 Mbps की स्पीड का कनेक्शन है तो वो वाईफाई को बहुत ही स्टेबल गति प्रदान करता है। तो ये कोशिश कीजिए कि आपके यहाँ जो ब्रॉडबैंड वाईफाई कनेक्शन है वो 300 Mbps का हो। तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि आपकी जितनी भी मशीनें हैं वो जब आपसे कनेक्ट करें तो उसको कनेक्ट करने के लिए आप अपने राउटर के 2.4 गीगाहर्ट्ज़ चैनल का ही इस्तेमाल करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हर राउटर में 2 अलग अलग चैनल होते हैं, एक 5.0 गीगाहर्ट्ज़ और एक 2.4 गीगाहर्ट्ज़। अभी जो नए राउटर आ रहे हैं उसमें 6G भी आ रहे हैं, 6.0 गीगाहर्ट्ज़ की भी स्पीड पे होते हैं। तो राउटर को जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपको पता होता है कि 5 गीगाहर्ट्ज़ का जो चैनल होता है इसकी स्पीड सबसे फास्ट होती है। लेकिन जो चीज़ हम नॉर्मली नहीं जानते हैं या भूल जाते हैं वो ये है कि 5 गीगाहर्ट्ज़ का जो चैनल होता है उसकी स्पीड तो ज़्यादा होती है लेकिन उसकी रेंज कम होती है। यानी आप जैसे ही दूर जाना शुरू करेंगे उसके कनेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो कम होता चला जाएगा। तो इसीलिए आपने अगर 5G पे कनेक्ट कर रखा है तो हो सकता है मशीन अगर आपकी राउटर से दूर है तो वैसी हालत में कनेक्शन जो है बहुत स्टेबल ना आए, मशीन के पास जो है बहुत अच्छे सिग्नल ना आए। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में स्पीड थोड़ी कम रहती है ब्रॉडकास्ट की, लेकिन 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की जो रीच है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जब भी आप अपनी मशीन को कनेक्ट करें वाईफाई के साथ तो आपके जो राउटर के 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का जो चैनल है आप अपनी मशीन को उसी पे कनेक्ट करें। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये भी कोशिश करिए कि आपकी मशीन जो है वो आपके राउटर के साथ लाइन ऑफ साइट पे रहे। यानी कई बार ऐसा होता है कि हम राउटर को अपने यहाँ अंदर केबिन में, ऑटोमेशन के चैम्बर के पास, कहीं पे ड्रॉर में, कहीं पे टेबल पे रखते हैं, उसके सामने दीवार के आगे फिर शीशा, आदमी, टेबल सब रहता है। तो आपको जैसे कोई भी सिग्नल निकल रहा है वो सिग्नल रास्ते में जितनी भी रुकावटें आएंगी वो इंटरफेरेंस क्रिएट करता है और सिग्नल को वीक करता है। तो ऐसी हालत में अगर आपने राउटर को अंदर लगा रखा है तो वाईफाई कनेक्शन जब आपका बाहर जा रहा है बहुत अच्छा सिग्नल नहीं जाता है, तो मशीन के पास बहुत अच्छा सिग्नल नहीं पहुँचता। इसलिए ज़्यादा बढ़िया यही रहे कि आप अपने यहाँ जो भी राउटर लगाएं वो राउटर अगर वाटरप्रूफ आपके यहाँ एनवायरनमेंट है और बाहर में पानी वानी की दिक्कत नहीं है तो आप अपनी सेल्स बिल्डिंग के बाहर लगाएं। अगर आप सेल्स बिल्डिंग के बाहर नहीं भी लगा सकते हैं तो सेल्स बिल्डिंग के अंदर किसी ऐसी जगह लगाएं जैसे आपकी सेल्स बिल्डिंग के सामने जो ग्लास की ये होती है, ग्लास होता है, उस ग्लास के ऊपर की तरफ लगाएं ताकि आपकी जो मशीन है और जो राउटर है वो लाइन ऑफ साइट पे रहें। यानी मशीन पे खड़े होकर यदि कोई आदमी देखना चाहे तो उसको राउटर नजर आना चाहिए। लाइन ऑफ साइट पे बने रहने से कनेक्शन बहुत अच्छा बनता है और कोशिश ये करें कि बीच में कोई भी इंटरफेरेंस, कोई भी दीवार, कोई भी इस तरह की हार्ड चीज़ ना हो। आखिरी चीज़ जो हमें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपके जो वाईफाई के राउटर है उसका सिग्नल धीरे धीरे जैसे आप दूर जाते हैं वैसे वैसे कमज़ोर होता चला जाता है। तो नॉर्मली ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपके राउटर से आपकी DU का डिस्टेंस अगर 30 मीटर 35 मीटर है और आपकी मशीन वहाँ रखी हुई है तो आपके राउटर में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे कनेक्ट करने के बावजूद भी हो सकता है मशीन तक सिग्नल ना आए। तो वैसी हालत में आपको अपनी मशीन को प्रॉपर सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक रिपीटर, मतलब करीब 15 मीटर 20 मीटर की दूरी पर एक रिपीटर लगाएं। रिपीटर एक छोटा सा डिवाइस होता है जो वाईफाई के कम सिग्नल को कैच करता है, फिर उसको एम्पलीफाई करता है, उसको बड़ा करता है, बड़ा करके फिर आगे ब्रॉडकास्ट करता है। तो रिपीटर लगाने से यदि आपके राउटर से सीधा जो सिग्नल आ रहा है वो बहुत अच्छा नहीं भी आ रहा है तो रिपीटर उसको एम्पलीफाई करके जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो आपकी जो मशीन है ये ज़्यादा बेटर जो है सिग्नल को पकड़ पाएगी।
तो ये 5 उपाय अगर हम करके देखते हैं, तो हम ये देखेंगे कि आपकी मशीन की कनेक्टिविटी बनी रहेगी। और सिम कार्ड का उपयोग सिर्फ रिडंडेंसी के लिए या प्लान बी के लिए करें। सिम कार्ड को नॉर्मल कनेक्टिविटी के लिए ना रखें। सिम कार्ड उस मशीन में सिर्फ इसलिए दिया गया है कि अगर उस मशीन को वाईफाई से कनेक्टिविटी ना मिले तो, और या कभी वाईफाई जो है किसी तरीके से सिग्नल कट जाए, तो इमरजेंसी में एक बार 2 बार के लिए कुछ सिग्नल जो है डाटा ट्रांसफ़र के लिए उसके सिम के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन प्राइमरली इस मशीन के अच्छे से चलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मशीन को वाईफाई के साथ कनेक्टेड रखें। और ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई कि डेडिकेटेड वाईफाई कनेक्शन, आपका जो है स्पीड कम से कम 300 Mbps का होना चाहिए, आपकी मशीन लाइन ऑफ साइट पे राउटर के होनी चाहिए, आपका जो कनेक्शन है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे होना चाहिए, और 5वां, जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है राउटर और मशीन के बीच में कहीं ना कहीं आपको एक रिपीटर या एक्सटेंडर लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको करते हैं तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि आपके यहाँ जो मशीन में ट्रांजैक्शन फेल या स्लो कनेक्टिविटी के इशू हैं ये ज़्यादातर सॉल्व हो जाएंगे और ITPS की मशीन ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। तो दोस्तों, हम ये कोशिश करें कि हमारी ITPS की मशीन, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड जुड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा पावर जुड़ा हुआ है, एक ही मशीन के अंदर सारे डाटा जो है फैच हो जाते हैं, सभी तरह के पेमेंट हम ले सकते हैं। तो हम ये कोशिश करें कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें ताकि ये मशीन सही तरीके से काम कर सके और अच्छी स्पीड में हम अपने ग्राहकों से पेमेंट ले सकें, उनको अच्छी सर्विस दे सकें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, और अगर आप और इस तरह की कुछ अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं कभी भी कोई नया वीडियो अगर आपकी जानकारी के लिए बनाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलने तक नमस्कार।